आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। दोस्तों, जिंदगी में कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास खुश होने की वजह होती है, लेकिन इसके ऑपोजिट ऐसा भी होता है जब हमारे पास खुश होने की कोई वजह नहीं होती है। हमें लगता है कि दुनिया भर की सारी मुश्किलें हमारी लाइफ में ही हैं और हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है। लेकिन क्या हो अगर हमें जीने का ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम लाइफ के हर सिचुएशन में खुश रह सकें? क्या हो अगर हम दूसरों की खुशी में भी उतना ही खुश हो सकें जितना हम अपनों की खुशी में होते हैं? क्या हो अगर हम लाइफ के टफ मोमेंट्स को भी शांति से हैंडल करना सीख जाएं? आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो सिर्फ स्वर्ग में ही होता होगा, लेकिन आज हम जिस बुक की डिस्कशन करने वाले हैं, अगर हमने उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर लिया तो हम अपनी लाइफ को भी स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम शैरन सॉल्सबर्ग की लिखी किताब लविंग काइंडनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। शैरन सॉल्सबर्ग न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। साथ ही साथ वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन भी सिखाती हैं। अपनी इस किताब में वे एक खास तरह के मेडिटेशन, जिसे मेटा कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया है। मेटा का मतलब अनकंडीशनल लव होता है, जो किसी से भी बिना किसी शर्तों के किया जा सकता है। आज के जमाने में ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी सीखेंगे। साथ ही साथ इस बुक की डिस्कशन के दौरान हम दूसरों की तकलीफों को समझकर, सीखकर ये जानेंगे कि हम सभी कनेक्टेड हैं और दूसरों की खुशी में खुश होकर भी हम रियल हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा ही होना चाहिए और लाइफ में कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों से ही हमें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। इस बुक की मदद से हम समझेंगे कि कैसे हम दोनों ही सिचुएशन को एक्सेप्ट करके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें लगता है कि लोगों से जेलस होना कॉमन है और उन्हें किसी भी तरह से पीछे करके छोटा दिखाना है। ऐसा करने के बाद ही हम खुश हो सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव इमोशंस बढ़ते ही चले जाते हैं और हमारी हैप्पीनेस को लिमिटेड कर देते हैं। इस बुक के जरिए हम फिर से खुद को लिमिटलेस बनाना सीखेंगे और ये जानेंगे कि हैप्पीनेस किसी कंडीशन की मोहताज नहीं होती है। जब ऑथर ने बुद्धिज्म के जरिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कदम रखा तो वे भी हम सब की ही तरह एक नॉर्मल इंसान थी, जिसके मन में भी बहुत सारे डाउट्स और नेगेटिविटी थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को न सिर्फ जाना बल्कि अपने अंदर के बेशुमार प्यार को भी महसूस किया। इस बुक के जरिए वे अपनी हर एक्सपीरियंस को शेयर करके हमें भी एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हैं। तो चलिए हम उस जर्नी की तरफ चलते हैं जो हमारे सारे पुराने परसेप्शंस को तोड़ कर रख देगी और हमें लाइफ को जीने का नया तरीका देगी। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कभी हम वर्ल्ड टूर करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड टूर नहीं तो इंडिया टूर तो कर ही लेते हैं ना। इसके अलावा हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट मिलने पर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। आजकल तो हम इंस्टाग्राम में रील्स बनाकर उसमें मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही खुश हो जाते हैं। बेसिकली हम लाइफ में नए एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमें रियल हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब हम अननेसेसरी चीजों और इवेंट्स को अपनी लाइफ से जाने देते हैं। सच्ची खुशी हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बस हमें इस बात पर फोकस करना है कि ये हमें कहां मिलेगा। शैरन बताती हैं कि जब उन्होंने इनसाइट मेडिटेशन सोसाइटी की शुरुआत की थी तो उनके पास मेडिटेशन रिट्रीट करने के लिए जगह नहीं होती थी। ऐसे में उन्हें रेंट पर कोई जगह लेनी पड़ती थी। उनकी पहली जगह एक चर्च थी। उस चर्च को मेडिटेशन हॉल बनाने के लिए वहां लगे सभी लंबी चेयर्स को निकालकर उन्हें एक बड़े से रूम में डाल दिया गया, जिससे सभी लोग
आराम से जमीन में बैठकर मेडिटेशन कर सकें। वहां लोगों को रुकना भी था, इसलिए जगह की कमी होने की वजह से एक प्रतिभागी को उस बड़े रूम के कोने में सोना पड़ता था। इस तरह से सोने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन होता था और वो ठीक से मेडिटेशन भी नहीं कर पाता था। वो पूरी मोनेस्ट्री में एक अच्छे चेयर की तलाश कर रहा था जिसमें बैठकर वो बिना अनकंफर्टेबल हुए मेडिटेशन कर सके। उसने अपने रूम में मौजूद बड़े चेयर को ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि वो उसके मेडिटेशन करने के लिए एक परफेक्ट चेयर बन गई। वो बहुत खुश था। पहले उसने सोचा कि वो खुद से चेयर को डिजाइन करने की वजह से खुश है। फिर उसे लगा कि चेयर में बैठने की वजह से जो कंफर्ट उसे मिल रहा है उसकी वजह से खुश है। फिर उसे अपनी खुशी का सीक्रेट समझ में आया कि जिस चेयर को उसने सभी जगह पागलों की तरह खोजा वो उसके रूम में ही मिल गई। ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस के रीजंस भी हमारे ही पास होते हैं, लेकिन हम उसे बाहर ही खोजते रहते हैं। हमें अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। जब हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है तो छोटी छोटी खुशियां तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो टेम्पररी होती हैं। जैसे एक बच्चे को कुछ नहीं मिलने पर मुंह फुलाकर बोलने लगता है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता है। ठीक उसी तरह हम भी लाइफ में डिजायर्ड कंडीशंस ही चाहते हैं और ऐसा नहीं होने पर हमें पूरी दुनिया ही खराब लगने लगती है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कुछ होता है तो हम खुश होते हैं, वरना डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमें समझना होगा कि लाइफ अच्छे और बुरे दोनों ही एक्सपीरियंसेस का मिक्स है। हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में भी लोग ऐसा शो करते हैं कि दर्द और तकलीफ होना अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पर हमें खुद से ही शर्म आने लगती है। और जिस टाइम में हमें लोगों से कनेक्ट होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी टाइम में हम सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और हम खुश होते हैं तो हम उस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम हमेशा ही ऐसे रह सकें। ऐसी सिचुएशन में हमें दूसरों की कंडीशन का एहसास ही नहीं हो पाता है। अपने बर्थडे के दिन हम किसी बड़े होटल में हजारों की पार्टी तो करते हैं, लेकिन उसी होटल में बाहर रोड पर बैठे भूखे गरीब बच्चों को हम पैसे नहीं देते हैं। ऐसा करके हम इस सोसाइटी से खुद को अलग करना चाहते हैं। इस एपिसोड से हमने सीखा कि खुशियां हमारे अंदर ही हैं और हमें सबसे कनेक्टेड होने की जरूरत है। आने वाले एपिसोड में हम सम्राट अशोक की कहानी सुनेंगे। सम्राट अशोक को एक महान राजा माना जाता था। चलिए आपको सम्राट अशोक की कहानी सुनाते हैं। वे उत्तर भारत के एक बड़े सम्राट थे और अपने राज्य को लगातार बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए वे लगातार लड़ाई करते रहते थे। एक बार वे उस मैदान में गए जहां उन्होंने लड़ाई की थी। उस मैदान में लाशों का ढेर था जिसे पक्षी खा रहे थे। यह सीन अशोक के दिल को दहलाने के लिए काफी था। उसी समय एक बुद्धिस्ट सन्यासी वहां से निकल रहे थे। उनके औरे को देखकर सम्राट अशोक के मन में विचार आ रहा था कि उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वे खुश क्यों नहीं है, जबकि उस सन्यासी के पास कुछ भी नहीं होते हुए भी वो इस खतरनाक जगह में भी खुश दिखाई दे रहा है। तब उस सन्यासी ने सम्राट अशोक को बुद्ध के उपदेश दिए। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। सम्राट अशोक बुद्ध की टीचिंग को पूरी तरह से मानने लगे और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। उन्होंने न सिर्फ लड़ाई करना बंद किया बल्कि अपने राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चलाने लगे। वे अपने राज्य में किसी को भी भूखा नहीं देखना चाहते थे। इसलिए अब सम्राट अशोक का नाम महान शासकों में लिया जाता है। अशोक के बेटे और बेटी ने भी बुद्धिज्म को फॉलो किया और उसे इंडिया से श्रीलंका लेकर गए और धीरे धीरे बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में फैलकर लोगों को हैप्पीनेस का रास्ता दिखाने लगा। इस तरह से हमने समझा कि कैसे उस सन्यासी के द्वारा जलाया गया दिया आज एक सूर्य के जैसे पूरे वर्ल्ड को प्रकाश दे रहा है। अगर हम बुद्ध की टीचिंग को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें इन इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है जो अक्सर अनकंट्रोलेबल होते हैं। जैसे
हम सभी लाइफ में सेफ्टी, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर समय ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और हम इसे कंट्रोल करने के पीछे ही अपनी पूरी एनर्जी लगाकर रेस्टलेस होते रहते हैं। ये कुछ ठीक वैसा ही है कि प्यास लगने पर हम पूरी दुनिया में पानी खोजते हैं, लेकिन खुद के घर में मौजूद कुएं को भूल जाते हैं। आप लोगों ने यिन यांग सिंबल के बारे में जरूर ही सुना होगा। इसमें एक सर्कल के डार्क पार्ट में थोड़ा लाइट और लाइट पार्ट में थोड़ा डार्क होता है। हमारी लाइफ भी ठीक वैसी ही है। अगर हमारे साथ सब कुछ खराब चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अच्छा नहीं होगा, और सब कुछ अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि अब कुछ खराब हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें अच्छे और बुरे दोनों को ही लाइफ का पार्ट मानते हुए एक्सेप्ट करना है। जब हम हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव आने से पहले ही खुद के थॉट्स पर अटेंशन देते हैं तो हमें समझ आता है कि हम खुद से कितना कनेक्टेड हैं, और ऐसा होने पर हमें कंप्लीट होने का एहसास होता है। जैसे पहाड़ों पर कितना ही आंधी तूफान आने पर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, जैसे समुद्र में कितनी ही बड़ी लहरें आने पर भी समुद्र का कुछ भी नहीं कर पाती हैं, ठीक वैसे ही जब हम अवेयर होते हैं तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हम खुश ही रहते हैं। ये अवेयरनेस तभी आता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हम ना पास्ट के बारे में सोचकर रिग्रेट करते हैं और ना ही फ्यूचर का स्ट्रेस लेते हैं। हम बस अपनी लाइफ में आने वाली चीजों और सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं और लाइफ से जाने वाली चीजों को पीसफुली जाने देते हैं। ऐसा करके ही हम खुद को डिस्कवर कर पाते हैं और कंप्लीटनेस महसूस करते हैं। एक बार शैरन के दोस्त सिक्किम में एक तिब्बतन लामा से मिलने गए। जब वे उनसे मिले तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें जिंदगी में किसी ने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि उनका कोई विशेष स्वागत किया गया, लेकिन वे लामा जिस तरह से अपनी पूरी अटेंशन लगाकर उनको सुन रहे थे वो बहुत ही इंप्रेसिंग था। आप लोग याद करिए कि आपने लास्ट टाइम कब किसी की बात को बहुत ध्यान से सुना था। आपको शायद याद भी नहीं होगा। जब भी हम किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं जो खुद में कंप्लीट होते हुए हमें पूरा अटेंशन देते हैं तो हम अपने खुद को जानने लगते हैं। शायद इसीलिए ही बुद्ध के बारे में कहा जाता था कि जो भी उनके पास जाता था वो वापस आने पर एक अलग इंसान बन जाता था। निसर्ग दत्ता महाराज कहते थे कि विजडम हमें बताता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं और प्यार बताता है कि मैं सब कुछ हूं। इन्हीं दोनों के बीच में जिंदगी चलती है। जब हम अवेयर रहते हुए मेडिटेशन करते हैं तो हम ये सच्चाई डिस्कवर कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हम खुद में कंप्लीट महसूस करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम सब कनेक्टेड हैं और कहीं भी कोई अलग नहीं है। ऐसा होने पर चाहे हम अकेले हों या भीड़ के बीच में हो, हमारा ट्रू नेचर ही बाहर आता है और हम हैप्पीनेस के लिए एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं होते हैं। इस एपिसोड से हमने सीखा कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हैप्पीनेस को पाया जा सकता है और हमारे अंदर का ट्रू हैप्पीनेस हिस्ट्री बनाने की ताकत रखता है। दोस्तों, हमारे कल्चर में जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो हम उसे पैशन या सेंटिमेंट समझ लेते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में एक वर्ड है मेटा। वैसे तो इसका मीनिंग भी प्यार ही होता है, लेकिन ये पैशन और सेंटिमेंट से डिफरेंट है। जब भी हम किसी चीज या पर्सन के लिए पैशनेट होते हैं तो हम उसे पाना चाहते हैं, मतलब हम चीजों को एक सर्टेन वे में ही देखना चाहते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन के यूथ बोलते हैं कि अगर तुम मेरे इन कंडीशंस को फॉलो करोगे तभी मैं तुमसे प्यार करूंगी। ऐसे में ये प्यार कम और सफरिंग ज्यादा हो जाता है। इसके ऑपोजिट जब हम मेटा की बात करते हैं तो ये अनकंडीशनल होता है। जैसे पानी एक शेप से दूसरे शेप में इजीली चले जाता है, ठीक वैसा ही कैरेक्टर मेटा का भी होता है। हो सकता है कि आपका दोस्त आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता है और तब भी आप उसको दोस्त मानते हैं, तो ये मेटा कहलाता है। अब सेंटिमेंट की बात करते हैं। जब भी हम भावुक होते हैं तो सिचुएशन को एज इट इज नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम उस सिचुएशन के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं। हमें उस सिचुएशन के ड्रॉबैक्स नहीं दिखाई देते हैं।
हमने बहुत बार ये लाइन सुनी होगी कि वो प्यार में अंधा हो गया है। ये सेंटिमेंट की वजह से ही होता है और लास्ट में हमें बहुत पेन होता है। इसी पेन का फियर हमें खुद से भी दूर करते जाता है। बुद्ध के समय की एक स्टोरी बहुत फेमस है। कहते हैं कि एक बार बुद्ध ने कुछ सन्यासियों को जंगल में मेडिटेशन करने के लिए भेजा, लेकिन उस जंगल के पेड़ों पर भूत रहते थे। ऐसे में अपने बीच सन्यासियों को पाकर उन्होंने सन्यासियों को बहुत परेशान किया और वे लोग भी इससे बहुत डर गए। जब उन्होंने बुद्ध को इस बात की जानकारी दी तो बुद्ध ने उन्हें मेटा मेडिटेशन सीखकर प्रैक्टिस करने के लिए कहा। अगली बार जब वे सन्यासी जंगल गए तो सन्यासियों की पॉजिटिव एनर्जी ने उन्हें बहुत इंप्रेस किया और उन्होंने सन्यासियों को परेशान करने के बजाय हर तरह से उनकी मदद की। इस कहानी से हमें यह समझने को मिला कि जब तक हमारे अंदर डर होता है तब तक हमारा मन प्यार और काइंडनेस से नहीं भर सकता है। वैसे तो हर इंसान के डिजायर्स दूसरों से अलग होती हैं, लेकिन सभी लोग अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं और हैप्पीनेस ही सबको एक कॉमन पॉइंट पर लाती है और प्यार के जरिए ही हम हैप्पीनेस पा सकते हैं। जब हम मेटा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो न सिर्फ हम खुद को अपनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को भी अपनाते हैं। हमारे अंदर प्योर लव इग्नाइट होने की वजह से हमारे मन में फियर, गिल्ट और एंगर जैसी फीलिंग्स कम होने लगती हैं। अगर ऐसी फीलिंग्स आती भी हैं तो एक विजिटर की तरह आकर चली जाती हैं। बुद्ध बताते हैं कि भले ही नेगेटिव इमोशंस हमें कुछ टाइम के लिए होपलेस बनाकर डिसअपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन वो पॉजिटिव फोर्सेस को कभी खत्म नहीं कर सकती। वे ठीक वैसी ही होती हैं कि बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन वो सूर्य की रोशनी को खत्म नहीं कर सकते हैं। पाली में मेटा वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। पहला, जेंटल, मतलब ये हल्की बारिश के जैसे होनी चाहिए जो कहीं भी बरस सकता है। वो अपने लिए कोई स्पेशल जगह डिसाइड करके नहीं रखता है। दूसरा, फ्रेंडशिप। बुद्ध बोलते हैं कि आपका ट्रू फ्रेंड वही होता है जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ एक जैसा ही बिहेव करे। हमें यह बात सबसे पहले खुद पर अप्लाई करनी है। हमें खुद के साथ ऐसी फ्रेंडशिप करनी है कि चाहे कुछ बुरा हो या अच्छा हो, हमें हैप्पीनेस वाले माइंडसेट में ही रहना है। जब हम मेटा की प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करते हैं तो धीरे धीरे ये सभी क्वालिटीज हमारे अंदर अपने आप ही आने लगती हैं। याद रखिए, मेटा का मतलब अनकंडीशनल लव है, मतलब हमें लोगों से बिना किसी कंडीशन के प्यार करना है। जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उनकी अच्छाई के साथ साथ बुराई भी दिखाई देंगी, लेकिन हमें सिर्फ अच्छाई पर फोकस करना है और ऐसा करने से ही हम लोगों से दिल से कनेक्ट हो पाते हैं। हमने अभी तक मेटा की इतनी बात कर ली है, अब इसे प्रैक्टिस भी करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले आप आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचिए या फिर अपनी अच्छी क्वालिटीज को याद करिए। ऐसा करने से आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। अगर मन में नेगेटिव फीलिंग्स भी आ रही हैं तो उसे एक्सेप्ट करके बिना किसी जजमेंट के वापस पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ मन को डाइवर्ट करिए। आपको चाहे प्रोसेस कितनी ही बार क्यों ना करना पड़े, आप करते रहिए। मेडिटेशन इसी का नाम है। ऐसा करने से आप अपने अंदर के भगवान को याद कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ लाइंस लगातार बोलते रहना है, जैसे मेरे अंदर का डर खत्म हो गया है, मैं फिजिकली और मेंटली हैप्पी हूं, मैं आराम से रहता हूं। ऐसा बोलते टाइम इसे हम अपनी ब्रीथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सांस लेने के टाइम एक लाइन बोला तो सांस छोड़ने के टाइम एक लाइन बोला। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते हुए इस प्रोसेस को कर सकते हैं। पहले हम पाएंगे कि हम इन बातों पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम वैसे ही बनते चले जाएंगे और हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। दोस्तों, हम पूरी दुनिया में प्यार के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन प्यार हमारे अंदर ही होता है। इसके लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। साथ ही साथ ये कोई चीज भी नहीं है जिसे हम पैसे देकर खरीद सकते हैं, बल्कि
हमारे अंदर के छिपे प्यार को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मेटा की मदद से हम उन बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट बातों को जान सकते हैं जो हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। दोनों ही ग्रुप्स के लोगों को पौधा दिया गया। पहले ग्रुप के लोगों को यह बताया गया कि उन्हें उस पौधे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसकी देखभाल करनी है। दूसरे ग्रुप के लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। जब 1 साल के बाद यह एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो पाया गया कि पहले ग्रुप के लोग जो पौधे की देखभाल करते थे वे लोग ज्यादा हेल्दी और खुशहाल थे। साथ ही साथ ये पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड महसूस करते थे। लेकिन इसके ऑपोजिट दूसरे ग्रुप के लोगों की लाइफ में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वे अपनी जिंदगी वही पुराने ढर्रे पर ही जी रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ कि पहले ग्रुप के लोगों ने पौधे को अपना ही पार्ट मानकर उसकी देखभाल की। याद करिए, लास्ट टाइम आपने कब किसी को अपना माना था या किसी की मदद बिना किसी सेल्फिश रीजन के की थी। अगर हमें खुद को पूरी दुनिया से जोड़कर अपना महसूस करना है तो आपको ईमानदारी के साथ रहना सीखना होगा। हम ऑफिस या काम के समय झूठ बोलते हैं, लेकिन मेडिटेशन करते समय खुद के अंदर का सच बाहर आने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यही हमारी हिपोक्रेसी है, क्योंकि लाइफ का हर एक पार्ट दूसरे से जुड़ा होता है। इसलिए जब हम ऑनेस्टली और इंटीग्रिटी को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो खुशियों का दरवाजा खुल जाता है और ये खुशी आनंद का रूप ले लेता है। इसलिए लाइफ में अब जब भी ऐसे मोमेंट्स आए, झूठ बोलना पड़े या किसी को धोखा देना पड़े, तो बस एक बार आपको खुद को ऐसा करने से रोकना है और आप देखेंगे कि अंदर से आप खुश होते जा रहे हैं। क्योंकि लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को सोचने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। यही क्लासिक मेडिटेशन का भी एग्जाम्पल है। हम मेटा की प्रैक्टिस में भी यही करते हैं। हम अपने अंदर की अच्छाइयों को देखते हैं और फिर दूसरों की अच्छाइयों को भी अप्रिशिएट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने अंदर कोई भी अच्छाई नहीं दिखती है। ऐसे टाइम में हम ये बोलकर विश करते हैं कि जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं, ठीक वैसे ही सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। ऐसा बोलकर हम खुशियां पाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो हमारी लाइफ में आने लगती हैं। जब हमारी लाइफ में मेटा की वजह से खुशियां आ जाती हैं, तो हम उस खुशी को उन लोगों से भी शेयर करते हैं जिनके लिए हमारे दिल में रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड है। उस पर्सन को हम बेनिफैक्टर बोलते हैं। इसके बाद हम उन लोगों से भी प्यार और खुशी शेयर करते हैं जो थोड़े रूड होते हैं या जिनके साथ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। ऐसा करके हम अपना दायरा बढ़ाते चले जाते हैं। इसे हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला खुद, दूसरा बेनिफैक्टर, तीसरा फ्रेंड, चौथा न्यूट्रल पर्सन और 5वां एनिमी। जब राइटर ने मेटा को 6 वीक्स तक प्रैक्टिस किया तो उनके गुरु ने उनसे पूछा कि अगर आप जंगल में अपने 5 कैटेगरी के लोगों के साथ हों और डाकू आकर किसी एक को सैक्रिफाइस करने को कहें तो आप क्या करोगे? तब राइटर ने बोला कि वे किसी भी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सब एक जैसे ही लगते हैं। और फिर उनके गुरु ने पूछा कि क्या वे अपना सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि सब में और उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। इस तरह से उनके अंदर कंप्लीटनेस का भाव आ गया था। जब भी हम मेटा की प्रैक्टिस मैं खुश हूं और सभी लोग खुश हैं बोलकर करते हैं तो हर समय हमें अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। जब राइटर बर्मा में इनसाइड मेडिटेशन सोसाइटी में 1 महीने के लिए मेटा प्रैक्टिस करने के लिए गई थी तो पहले वीक उन्होंने अपने लिए लव और काइंडनेस का प्रैक्टिस किया, लेकिन उन्हें लगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वे वापस जाने के लिए सामान पैक कर रही थी। तभी एक जार उनके हाथ से गिर पड़ा और अचानक ही उनके मुंह से निकल पड़ा, मैं अनाड़ी हूं लेकिन मैं खुद से प्यार करती हूं। उन्हें तुरंत ही समझ में आया कि जो उन्होंने 1 वीक तक खुद के लिए अच्छा बोला था अब उसका असर भी दिख रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले खुद के लिए अच्छा सोचना चाहिए और
काइंड बनना चाहिए। बुध मेटा प्रैक्टिस करने के 11 फायदे गिनाते हैं। आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठ भी जाएंगे। इसके अलावा आपको अच्छे सपने आएंगे जिसकी वजह से आप डर कर नहीं उठेंगे। इसके अलावा लोग आपको प्यार करेंगे। न सिर्फ लोग बल्कि देवता और जानवर भी आपसे प्यार करने लगेंगे। आपको डेंजरस चीजें जैसे पॉइजन, वेपन्स और फायर से भी कोई खतरा होगा और देवता आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपके चेहरे में तेज और शांति होगी। जब भी आप मरेंगे अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप एक अच्छी खुशहाल जगह पैदा होंगे। इस एपिसोड में एंड में हम 2 प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहला, लविंग काइंडनेस की प्रैक्टिस। इसमें आपको अपने अच्छे विशेष की एक लिस्ट बनानी है और उसे लगातार बोलते रहना है। इसकी वजह से हमारे अंदर जॉय और कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे हमारे अंदर दबी खुशियां बाहर आने लगेंगी। दूसरा प्रैक्टिस द बेनिफैक्टर है। इसमें हम पहले अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, फिर खुद से दोस्ती करेंगे। इसके बाद हम जिसके लिए भी ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं उसे हम अपने मन में इमेजिन करेंगे। इसके बाद हम बेनिफैक्टर के लिए भी अच्छा सोचेंगे, ठीक वैसे ही जो हम अपने लिए बोलते हैं। इन 2 प्रैक्टिस को लगातार करने से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दोस्तों, एक बार शर्न मेडिटेशन सिखाने के लिए सोवियत यूनियन गई।